हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में आक्रोश का कॉमिक विशेषांक हत्यारों की धरती। हत्यारों की धरती, लेखक तिलक, चित्रांकन दिलीप कदम, जयप्रकाश जगताप। हत्यारों की धरती पर तुम्हारा स्वागत है आक्रोश। अमन, बचो अमन। हत्यारों की धरती के भयानक हथियारों की मार से खुद भी बचना होगा मुझे, और अमन को भी बचाना होगा। ये मेरे वतन के दुश्मन है आक्रोश, इन्हें जीवित नहीं छोड़ना। आक्रोश सीरीज का अछूते विषय पर लिखा गया एक आश्चर्यजनक कॉमिक विशेषांक। ग्लोस महल में सुरभि के साथ गिलो कक्ष में उपस्थित था आक्रोश। आक्रोश, मुझे आश्चर्य होता है ये सुनकर कि आज तक इस ग्रह पर केवल 6 महानुभावों के ही कदम पड़े थे। हाँ सुरभि, और सातवीं तुम, जिसके कदम ग्रह पर पड़ने के बाद यहाँ की वीरान हवाओं में एक नई ताजगी आ गई है। यह सुनकर नारी सुलभ लज्जा से सुर को उठा सुरभि का मुखमंडल। शीघ्र ही संभल कर कह उठी वो, किंतु आक्रोश, ग्रह की विशाल धरती पर अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ ही पहुंचे तो पता कैसे लगेगा उसके आगमन का। यह गिलो यंत्र सुरभि, मारकंड पर किसी अजनबी व्यक्ति का प्रवेश होते ही इसकी तीव्र ध्वनि संपूर्ण ग्लोस महल में गूंज उठेगी, और इसी पल चीख उठा गिलो यंत्र। कर्र, ये ध्वनि तो गिलो यंत्र की है आक्रोश। हाँ सुरभि, लगता है आज मारकंड पर किसी बाहरी व्यक्ति के कदम पड़ चुके हैं। आक्रोश की उंगली की हरकत से चित्रपट पर एक चमकता बिंदु दिखाई पड़ने लगा। आगंतुक ग्रह के उत्तरी छोर पर है। मुझे उसका पता लगाने के लिए तुरंत वहां जाना होगा। मुझे गर्व है अपनी जिंदगी पर जो आक्रोश जैसा वर प्राप्त हुआ मुझे। मार्कंड ग्रह का उत्तरी छोर यानी दूर दूर तक फैली नुकीली व धारदार चट्टानों की वह भूमि जहां हल्की सी लापरवाही शरीर के किसी भी हिस्से को शरीर से जुदा कर सकती थी। आह, मेरे यान ने यह मुझे कहाँ लाकर पटक दिया है। दूर दूर तक किसी जीवित प्राणी का नामो निशान तक नहीं है। इसी पल तीव्र गड़गड़ाहट से गूंज उठा आकाश, और कुछ देखकर उस व्यक्ति के दोनों जबड़ी शक्ति के साथ भिज गए। दुश्मन मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा है। अब लगानी ही होगी मुझे जान की बाजी। दुश्मन सिर पर आ पहुंचा था। हा 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 हा। जिस पर ठोकार की निगाहें पड़ जाती है उसे संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती, क्योंकि हम हैं हत्यारों। हम हैं हत्यारे, हत्यारों की धरती के हत्यारे। प्लेटून सम्राट कमांडी, आज ठोकार को तेरा सिर चाहिए। ठोकार, इतनी आसानी से तो तेरी इच्छा हरगिज पूर्ण न होने दूंगा मैं। मौत से पहले हत्यारों की धरती के जितने हत्यारों की धज्जियां उड़ा सका मैं अवश्य उड़ाऊंगा। हत्यारों की धरती के हत्यारों को अपनी जान की फिक्र नहीं होती सम्राट कमांडी। उफ, हमें तो केवल ये फिक्र होती है कि दुश्मन की जान कैसे ली जाए। आह। ठोकार ने अपने खूनी शिकंजे में जकड़ ली सम्राट कमांडी की गर्दन, और उछाल फेंका उस धारदार चट्टान की ओर जिससे टकराते ही कमांडी के प्राण जिस्म से जुदा हो जाने थे। नहीं, मगर वह पवित्र भूमि थी मारकंड की, न्यायप्रिय पंचक गुरु की, शक्तिमान आक्रोश की। क्लाक क्लाक। सम्राट कमांडी का बाल भी बाका ना हो सका वहां। धड़ाम। आह, कौन फरिश्ता आ गया इस वीरान धरती पर मेरी मदद करने। सम्राट कमांडी के साथ साथ ही घूमी हत्यारों की निगाहें वहां जहां सिंह समान कुर्राता हुआ सामने खड़ा था आक्रोश। इस पवित्र भूमि पर एक निर्दोष का खून बहाने का इरादा लेकर तुम उतर तो आए हो ठोकर, लेकिन भूल गए तुम कि मारने वाले से बचाने वाले के हाथ अधिक सशक्त होते हैं। ठोकर के सामने सीना तान का खड़ा होने की भूल करके तू जीवन की बाजी हार गया अजनबी। क्योंकि जंग का मेरा यह उसूल है कि दुश्मन से पहले उसके मददगार को खत्म करो। ओह, ट्राट ट्राट। ओह, विचित्र व खतरनाक दूर मारक शस्त्रास्त्र है इसके पास। चारों ओर से हुआ आक्रोश पर हत्यारों का आक्रमण। उफ, जवाब में ससुराई आक्रोश आक्रोश के हाथों से छूटी तस्तरियां सन सन सन, और हत्यारों के मुंह से निकलने वाली चीखें मौत की हिचकी लेकर शांत पड़ती चली गई। आई। मौके की नज़ाकत को समझकर सम्राट कमांडी भी टूट पड़े थे हत्यारों पर। हत्यारे, अपने सिर पर तो मैं कफन बांध ही चुका हूं, लेकिन मौत से तुम्हें भी नहीं बचने दूंगा। इधर आक्रोश ने ठोकार पर उछाल फेंका वह धारदार पथरीला टुकड़ा। आक्रोश की पवित्र भूमि पर कदम रख तूने मृत्यु को चुना है ठोकार। ठोकार का वह हाथ शस्त्रास्त्र छोड़ने पर विवश हो गया था। आक्रोश, तेरी हस्ती मिटाकर रख देगा। हस्तियां और अस्तित्व मिटाना तो हम हत्यारों का काम है आक्रोश, ये काम हमें ही करने दो। और अब मरने की तैयारी कर ले, क्योंकि क्षण बर्बादी मेरे ये नाखून तेरे जिस्म से खींच लिए लाएंगे तेरी आंतें। ठोकार ने अपनी अदम्य शारीरिक शक्ति के बल पर आक्रोश की पीठ सधा दी उस नुकीली चट्टान से। उफ, हा, 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 हा। बस अब तेरा समय पूरा हो गया बच्चों।
खून की लकीर फूट निकली थी आक्रोश के जिस्म से। आह! आक्रोश की मृत्यु का सपना हकीकत में नहीं बदलने दूंगा मैं तुझे ठोकर। तेरी शक्ति का घमंड आज मैं चूर करके ही रहूंगा। अगले पल आक्रोश ने ठोकर के घुटने पर किया जबरदस्त प्रहार। ठाक! आह! लड़खड़ाया ठोकर और मौके का भरपूर लाभ उठाते हुए आक्रोश ने अपने जिस्म को दिया एक जबरदस्त झटका। जय पंचक गुरु! ठोकर की फटी फटी सी आंखें घूरती रह गई आक्रोश को, जिनमें था गहन और महान आश्चर्य, मानो अब तक उसे अपनी पराजय का यकीन न हुआ हो। अब यहाँ रुकना अपनी मृत्यु को दावत देना है। ठहर दुष्ट, भाग कहाँ रहा है? मुंह से ढेर सारा खून उगलते हुए लड़खड़ाते सर से गुर्रा उठा ठोकर। आक्रोश! हत्यारों की धरती का बच्चा बच्चा उस इंसान का दुश्मन बन जाता है जिसने हत्यारों की धरती के एक भी हत्यारे का एक बूंद खून भी बहाया हो। अपनी मौत के फरमान पर तूने भी दस्तखत कर दिया आक्रोश। हत्यारे तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मुकाबले के उन क्षणों का इंतजार करूंगा मैं, क्योंकि हत्यारों की धरती को नेस्त नाबूद करने का निश्चय कर लिया है मैंने। किंतु आक्रोश के शब्द पूरे नहीं सुन पाया था ठोकर, क्योंकि बीच में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। सम्राट कमांडी की ओर पलटा आक्रोश। कौन है आप? और हत्यारों की धरती के हत्यारे क्यों आपकी जान के दुश्मन बने हुए थे? मैं प्लेटून का सम्राट हूँ आक्रोश। मेरा नाम कमांडी है। हत्यारों की धरती नाम है सुदूर अंतरिक्ष में स्थित एक ग्रह का। कहते हैं वहाँ का बच्चा बच्चा हत्यारा है। हमारा पूरा देश हमारा परिवार है, और इस परिवार के एक भी सदस्य पर आए संकट का मुकाबला हम सबको एक साथ करना है। उनमें अपने देश के प्रति देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा जाता है। बचपन की जो उम्र खेल खिलौनों से खेलने की होती है, उस उम्र से ही उनके कच्चे मस्तिष्क में जहर भरा जाने लगता है। शाबाश! तीर चलाओ और देखो, निशाना नहीं चूकना चाहिए। मासूम बच्चों की मासूमियत का खून कर दरिंदगी का पाठ पढ़ाया जाता है। खचाक! दुश्मन का सिर भी इसी प्रकार कटकर गिरना चाहिए। उसी इसी उम्र से हर प्रकार की युद्ध कला से उन्हें परिचित कराया जाता है। 15-16 बरस की उम्र तक पहुंचते पहुंचते भयंकर शस्त्रों को चलाना भी सीख जाते हैं हत्यारों की धरती के हत्यारे। गड़ गड़ गड़! और ये सब होता है हत्यारों की धरती के महामहिम शहनशाह नोकिलो की देखरेख में। हत्यारों की धरती का एक एक बच्चा खूंखार हत्यारा होना चाहिए। हत्यारों की धरती पर स्थित है भयंकर एवं दूरमारक शस्त्रों के निर्माण के लिए एक कारखाना। इन भयानक शस्त्रों की आसपास के अन्य घरों में काफ़ी मांग है, लेकिन शहनशाह नोकिलो के बनाए नियम बेहद सख्त हैं। हम अपने शस्त्र बेच नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं शस्त्रों की शक्ति के बल पर हमें हमें बड़े बड़े कामों के अनुबंध मिलते हैं, और मिलता है अपने काम का भरपूर मूल्य, जिससे हम हत्यारों की धरती की हुकूमत चलाते हैं। और हत्यारों की धरती के शहनशाह नोकिलों का मुख्य कार्य है अन्य ग्रहों की धरती पर आतंकवाद फैलाना, वहाँ के राजाओं का तख्ता पलटने के लिए साजिशें रचना और उन्हें खूनी अंजाम देना। इस कार्य के लिए दूसरे ग्रहों से मुंह मांगी कीमत अदा करते हैं, और अपने अत्याधुनिक हथियारों के कारण हत्यारों की धरती के हत्यारे अपने अभियानों में कभी असफल नहीं होते। और सुना है इस बार शहंशाह नोकिलो ने एक अज्ञात शक्ति के साथ एक जबरदस्त खूनी अनुबंध किया है, जिसके तहत संपूर्ण ब्रह्मांड में अब केवल एक ही नाम गूंजेगा, और वो नाम समय आने पर जान जाएगा ब्रह्मांड। उसी नाम को ब्रह्मांड में चहूँ और गुजारने के लिए मुझे करनी है ब्रह्मांड में फैले कई छोटे बड़े ग्रहों के सम्राटों की हत्याएं। शहनशाह नोकिलो के इस अभियान को पूर्ण करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गए हैं हत्यारों की धरती के हत्यारे। खून, हत्याएं! इसी प्रकार का एक हत्यारा दल ठोकर के नेतृत्व में प्लेटून में घुस आया था। ठोकर के आगमन के साथ ही आ पहुंचा है प्लेटून सम्राट कमांडी की तबाही व मौत का समय। सेना नायक ठोकर और उसके दरिंदे साथियों के दूर मारक शस्त्रों के आगे एक न चली प्लेटून सैनिकों की। हत्यारों की धरती के हत्यारों का मुकाबला करना चाहते थे। विकट स्थिति जान प्लेटून के मंत्रिमंडल ने लिया आपात निर्णय। इस समय हमारे सामने सम्राट की रक्षा का प्रश्न है। हत्यारे हमारे सैनिकों की लाशों के ढेर लगाते हुए तीव्र गति के साथ महल की ओर बढ़ रहे हैं, और वो निश्चित रूप से महल में प्रवेश कर जाएंगे। सम्राट, परिस्थितियां विपरीत हैं। परिस्थितियां कहती हैं कि आपको जमींदोज हो जाना चाहिए। जमींदोज माने अंडरग्राउंड। आक्रोश की ओर देखते हुए ज्वलंत शब्दों में कहते चले गए सम्राट कमांडी। आक्रोश, मंत्रिमंडल की जोर जबरदस्ती पर मुझे यान में बैठकर महल से फरार होना ही पड़ा, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे फरार होने की बात हत्यारे ठोकर को पता चल गई, और वो मेरे पीछे आ गया। आक्रोश, आज तुम्हारे कारण ही मैं इस समय जीवित खड़ा हूँ, अन्यथा मृत्यु तो झपट चुकी थी मुझ पर। आक्रोश के चेहरे पर खिंच गई थी चिंता की लकीरें।
ओह, इसका मतलब कि उस अज्ञात शक्ति के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड पर कोई अज्ञात संकट मंडरा रहा है और जिसे हवा दे रहा है हत्यारों की धरती का महामहिम नौकीलो। इस संकट को अब शीघ्र ही मुझे समाप्त करना होगा। टेक्साग्रह, जिसके खंडहर हुए शहर की पथरीली जमीन के नीचे गूंज रहे थे वे स्वर। अमन, राजकुमार अमन। उफ, कहाँ रह गया ये लड़का? आया दादाजी, आया। 16 वर्षीय बेहद आकर्षक मासूम किंतु बलिष्ठ किशोर ने उस कक्ष में कदम रखा। मैं आ गया दादाजी। लेकिन क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं दादाजी? परेशानी की तो बात ही है पुत्र अमन। तुम तो जानते ही हो कि टेक्सा के सभी नागरिक दुश्मनों के एक भयानक आक्रमण के बाद से इस बंकर में रहते हैं। हाँ दादाजी, लेकिन आप ये बात मुझे क्यों याद दिला रहे हैं? इसलिए पुत्र, क्योंकि इस बंकर की देखभाल का जिम्मा आज तक मेरे सुपुर्द था, मगर अब मुझे लगता है जैसे मैं कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया हूँ। दादाजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं दादाजी? आपको कुछ नहीं होगा, अभी 100 बरस तक जिएंगे आप। यह समय भावनाओं में बहने का नहीं है पुत्र। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें इस बंकर की तकनीकी जानकारी दे देना चाहता हूँ ताकि मेरे बाद तुम इस बंकर की देखभाल कर सको। क्योंकि अगर इस बंकर में वायु का आगमन बंद हो गया या वायु यंत्रों से वायु का रिसाव हो गया तो तुम्हारे साथ साथ इस बंकर में रहने वाले टेक्सा के सैकड़ों नागरिकों का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। उस चित्रपट यंत्र की ओर देखो पुत्र। यह संकेत कर रहा है कि बंकर में आती वायु इस स्थान पर रिस रही है। तुम जाकर इस स्थान के पेचों को कस दो ताकि वायु का रिसाव रुक सके। पिंग पिंग। औजारों का थैला उठाकर चल पड़ा अमन। ये कार्य तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ दादाजी। मैं अभी वापस आया। दादाजी नहा के परेशान हो रहे थे। ये कार्य तो मैं आँख बंद करके कर सकता हूँ। पिक पिक। ओह, ये क्या? चित्रपात नामक यंत्र संकेत दे रहा है। लगता है माता श्री को भी मुझसे इसी वक्त काम आ पड़ा है। ओह, मेरा ये कार्य भी खत्म हो चुका है। अमन ने हाथ में ले लिया वह यंत्र और आदेश करें माता श्री। अमन पुत्र, अतिशीघ्र मेरे पास पहुंचो। जो आज्ञा माता श्री। बंकर के उस अति विशिष्ट हिस्से में। माताश्री, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। आपने एकाएक मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? इसलिए पुत्र अमन, क्योंकि आज वह दिन आ चुका है जिसके मैं वर्षों से प्रतीक्षा थी। ये थी टेक्सा ग्रह की रानी अमनिका। लो, ये पिस्टल लो। इसे आज के दिन के लिए ही मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था। पिस्टल? हाँ पुत्र, क्योंकि शीघ्र ही इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है तुम्हें। मैं कुछ समझा नहीं माताश्री। मैं तुम्हें आज सब कुछ समझाऊंगी पुत्र, सब कुछ। सुनो। टेक्सा कभी एक सुखी संपन्न धन धान्य से भरपूर व खूबसूरत छोटा सा ग्रह था। छोटा होने के बावजूद तेजी के साथ विकसित हो रहा था टेक्सा, क्योंकि उसे प्राप्त था सम्राट हेल का नेतृत्व। लेकिन कुछ विकसित हो चुके ग्रह नहीं चाहते थे कि टेक्सा कल सिर उठाकर उनके सामने खड़ा हो। सिर पर मंडराते स्वाभाविक खतरे को भाप सम्राट हेल ने रक्षा मंत्रालय के नायक विपन के साथ मिलकर तैयारी की अत्याधुनिक शस्त्र निर्माण करने की एक ठोस योजना, जिनसे लैस होकर टेक्सा की छोटी सी सेना भी बड़ी बड़ी फौजों के छक्के छुड़ा सके। ऐसा ही होगा महाराज। मैं दिन रात एक कर दूंगा और ऐसे ऐसे शस्त्र बनाऊंगा कि दुश्मन कभी हमारी और टेढ़ी आंख से नहीं देखेगा। नायक विपन, हमें तुम्हारी काबिलियत पर पूर्ण विश्वास है। तुम अवश्य अपने उद्देश्य में सफल होगे। और शीघ्र ही विपन ने तुम्हारे पिता को दी वह शानदार भेंट। सम्राट हेल, ये पिस्टल शस्त्र है। इस शस्त्र के विषय में सुनने के बाद विकसित ग्रहों के राजाओं की छातियों पर ईर्ष्या के सांप लौट जाएंगे। किंतु ये किस प्रकार कार्य करता है विपन? पिस्टल का शक्ति प्रदर्शन आप स्वयं परख कर देखिए सम्राट, तभी आपको इसकी शक्ति का वास्तविक अंदाजा होगा। ठीक कहा तुमने विपन, यही उचित होगा। पिस्टल से निशाना साधा सम्राट हेल ने और घोड़ा दबा दिया। बैंग बैंग। विपन के शस्त्र के उस शानदार प्रदर्शन पर राजदरबार तालियों से गूंज उठा। वाह वाह, अद्भुत। विपन के लिए प्रशंसात्मक भाव था रानी अमनिका की आयनिका की आंखों में भी। अद्भुत है तुम्हारा ये शस्त्र विपन। धन्यवाद रानी जी, किंतु मेरा उद्देश्य केवल पिस्टल तक ही सीमित नहीं है। मैं ऐसे विध्वंसक शस्त्रों का निर्माण करना चाहता हूँ कि टेक्सा संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान ग्रह बन जाए और हमसे अधिक विकसित शक्ति हम पर आक्रमण करने की कल्पना तक से भी थर्रा उठे। विपन के चेहरे के जर्रे जर्रे पर दिखाई पड़ रहा था देशभक्ति का जज्बा। और फिर जिस बात का भय था वही हुआ। उस दिन संध्या के समय वह सनसनीखेज समाचार मिला। सम्राट, गजब हो गया सम्राट। क्या हुआ सैनिक? टेक्सा पर अज्ञात हत्यारों की टोली ने आक्रमण कर दिया है और उनकी पूरी पलटन अत्याधुनिक दूर मारक शस्त्रास्त्रों से लैस है। क्या? होश उड़ा देने वाला समाचार था वह, जिसे सुनने के बाद सम्राट तुरंत दौड़ पड़े टेक्सा के नियंत्रण कक्ष की ओर, जहाँ से संपूर्ण टेक्सा पर निगाह रखी जाती थी। किंतु सम्राट, हत्यारों की टोली के पास दूर मारक शस्त्र कहाँ से आए? उफ, कहीं नायक विपन ने ही तो देश से गद्दारी करके दूर मारक शस्त्रों की तकनीक दुश्मन को नहीं सौंप दी। सॉरी। हो ना हो ऐसे ही हुआ है रानी आयनिका। विपन की गद्दारी की आशंकाओं के साथ सम्राट हेल का सीना छलनी कर रहे थे। टेक्सा में भयानक तबाही मचा रहे थे वे अज्ञात हत्यारे। आ
और इस अज्ञात नकाबपोश दल का नेतृत्व कर रहा था। 9 किलो आज टेक्सा को तबाह करके ही लौटेगा। हा हा हा। तबाही के भयानक दृश्य देख खून खौल उठा था सम्राट हेल का। जालिम, शैतान, दरिंदे, आ रहा हूं मैं तेरी मौत का फरमान लेकर। तुम्हारे दादाजी से युद्ध की इजाज़त की ली तुम्हारे पिता ने। मुझे आशीर्वाद दे पिताजी कि मैं उन हत्यारों का अंत करके लौटूं। टेक्सा की नींव तुमने ही रखी है पुत्र, जाओ उसकी रक्षा करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। और तभी एक और अशुभ समाचार ने सम्राट हिल की छाती को दहला दिया। सम्राट, गजब हो गया सम्राट। शस्त्र निर्माण फैक्ट्री के विस्फोटक भंडार में न जाने कैसे विस्फोट हो गया, और उसके बाद से नायक विपन का भी कुछ पता नहीं है। यह धमाका मेरे शक को यकीन में बदल रहा है। नायक विपन, इस लड़ाई से लौटने के बाद तलाश करेंगे हम तुम्हारी। अपने विशेष बेड़े पर सैनिकों के साथ सवार हुए सम्राट हेल। महामंत्री कंपन, बंकर के द्वार खोल दीजिए, क्योंकि इस युद्ध में भयानक तबाही मस्ती नजर आ रही है मुझे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी निर्दोष प्रजा का एक बूंद रक्त भी बहे। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। खूंखार हत्यारों की उस टुकड़ी ने पूरे शहर में आग लगा दी थी। धूं धूं करके जल रहा था हमारा वतन। जलती हुई चिताओं में घिरे थे टेक्सा के निर्दोष नागरिक। हर ओर से गूंज रही थी चीखें, कराहें, और वातावरण में फैली थी दुर्गंध, जले हुए मांस की दुर्गंध। नहीं नहीं! उफ, इतनी तबाही! खून के आंसू रो उठी मैं चित्रपट पर वह दृश्य देखकर। इधर जुनून सवार हो गया था सम्राट हेल के सिर पर। जालिमो, टेक्सा की बर्बादी की कीमत जान देकर चुकानी होगी तुम्हें। तुम्हारे ही खून से नहला दूंगा मैं तुम्हें। आओ सम्राट हेल, 9 किलो को तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी, क्योंकि तुम्हारी हत्या के बाद टेक्सा का नामो निशान ब्रह्मांड में मिट जाएगा। हा 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 हा। हत्यारे, शैतान, मेरे शस्त्र के प्रत्येक प्रहार पर लिखा है तेरा ही नाम। किंतु उत्तेजना व क्रोध के कारण निशाना सटीक न लगा था सम्राट हेल का। फिर उस शस्त्र को चलाने का अभ्यास भी तो न कर पाए थे सम्राट हेल। ओह, दूर मारक शस्त्र का प्रहार! जवाब में नोकलो ने अपनी दरिंदगी दिखाते हुए अति भयानक दूर मारक शस्त्रों का वार किया। बैंग बैंग बैंग! सम्राट बचिए! आ! उफ! बेड़े पर भयानक तबाही मचा दी थी शैतान नोकलो ने। बैंग बैंग बैंग! आ! ऊ! और फिर मेरी आंखों के सामने चूर चूर हो गया वह सैनिक बेड़ा। बुरी तरह घायल सम्राट हेल बढ़ रहे थे टेक्सा की धरती की ओर, जहां गिरने के बाद उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने थे। नहीं! आह! उफ! टेक्सा की रक्षा न कर पाया मैं। बस इससे ज़्यादा कुछ न देख सकी मैं, और अपने होश खो बैठी। अब जब मुझे होश आया तो आह! लेकिन तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। टेक्सा के बचे कुचे लोगों के साथ मुझे भी बंकर में ले आया गया था। टेक्सा को एक बार फिर बसाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे दादाजी के आदेश के आगे मैं विवश हो गई थी। नहीं, अगर हम टेक्सा को दोबारा बसा भी लेंगे तो वह हत्यारे अगर फिर टेक्सा को बर्बाद कर देंगे। पहले हमें ताकतवर बनना होगा, और फिर टेक्सा को बसाना होगा। तब तक हमें यहीं रहना होगा, इसी बंकर में। लेकिन ताकतवर बनाने के लिए हमें विपन की ज़रूरत थी, जिसका कहीं पता ना था। शायद वो गद्दार हत्यारे नोकलों से मिल गया था। तुम्हारे दादाजी के आदेश की अवहेलना मैं नहीं कर सकती थी, किंतु मेरे अंदर बदले की आग सुलग रही थी। शैतान, हत्यारे नोकलो, एक न एक दिन तुझसे टेक्सा की तबाही व अपने पति की मौत का बदला मैं लेकर रहूंगी। अपनी बात समाप्त करते करते एकाएक ही कठोर हो गया रानी अमनिका का चेहरा। और आज वह दिन आ गया पुत्रमन। ये देखो, आज दूरदर्शन यंत्र पर हमने एक ऐसे हत्यारे को टेक्सा के पास से जाते देखा है, जिसने नोकिलो के साथ टेक्सा पर आक्रमण किया था। तो मैं बंकर से बाहर जाकर नोकिलो का पता लगाकर उसे समाप्त करना होगा। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है अमन। अब जाओ पुत्र, विलम्ब न करो। मैंने बंकर का गुप्त द्वार खोल दिया है। तुम्हें मुझसे जब भी बात करनी हो, चित्रपात यंत्र पर कर सकते हो। किंतु माँ, आप तो कहती थी कि बंकर के बाहर की दुनिया राक्षसों की दुनिया है। फिर तुम मुझे बाहर क्यों भेजना चाहती हो? मैं बाहर नहीं जाऊंगा माँ। मैं तुम्हें और दादाजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अमन! क्रोध से थर्रा उठी रानी अमन का। जीवन भर सजाए गए सपनों का महल पर में धराशायी होते देख भर्रा गया रानी अमनिका का स्वर। कायरों की भांति बातें मत करो पुत्र अमन। वर्षों तक खून के आंसू पीकर कुछ भी उम्मीदें लेकर पाला है हमने तुम्हें। तुम हमारी तपस्या यूं ही विफल नहीं कर सकते। तुम्हें जाना ही होगा। अपने पिता की हत्या का, टेक्सा की तबाही का बदला लेना होगा तुम्हें। इसी पल कक्ष में गूंज उठी वह चीख। ये चीख तो दादाजी की है। दादाजी, दादाजी! उफ, ठहरो अमन, मुझे कुछ शैतान जीवों की गंध मिल रही है। और उस कक्ष में प्रवेश करते ही हतप्रभ हो उठा अमन, और फिर हलक फाड़कर चीख उठा, दादाजी! घर्र! अमन! छोड़ दो मेरे दादाजी को शैतानो! अमन पर भी झपट पड़ा एक भयानक जीव। दादाजी! आह! बेटे अमन, पिस्टल उठाकर इन राक्षसों पर फायर करो।
वरना ये जीव हमें मार डालेंगे। किंतु अमन तो भय से जड़ हो चुका था। माताश्री! लेकिन इससे पहले कि शैतान के नुकीले पंजे अमन की बोटियां नोच लेते, पिस्टल के बारूद ने चीथड़े उड़ा दिए उस शैतान के। अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा शैतानों। अमन पर झपट पड़ा दूसरा शैतान। कर्र! शानदार तरीके से रानी अमनिका ने उड़ा दिया उस शैतान का भी भेजा। पैंग! कर्र! फुर्ती के साथ करवट लेकर एक और हट गया अमन, और इसी पल शैतान जी धम्म से नीचे जा गिरा। ओह, शुक्र है मैं इनसे बच पाया। मगर दादाजी? लाश में बदल चुके थे उसके दादाजी। दादाजी नहीं। माँ, दादाजी को मार डालो उन शैतानों ने। शैतानों नहीं, शैतानों ने नहीं, दादाजी को तुमने मारा है अमन। हाँ अमन, हाँ। दादाजी के दादाजी का काल तुम हो। तुम चाहते तो दादाजी बच सकते थे, परंतु तुमने परंतु तुम्हारी कायरता उनकी मौत बन गई। सहसा ही कठोर होकर अमनविका ने अमन की कलाई पकड़ ली और उसे खींच लाई उस द्वार तक। तुम यहाँ नहीं रह सकते अमन, जाओ इसी समय यहाँ से। तुम्हें बाहर जाना है। नहीं माँ, भीतर दादाजी का शव पड़ा है, और तुम मुझे ऐसे में बाहर राक्षसों की दुनिया में भेज देना चाहती हो? हाँ, क्योंकि मैं एक कायर की माँ नहीं कहलाना चाहती। अब मैं तुम्हारा चेहरा तभी देखूंगी जब तुम अपने पिता की मौत व टेक्सा की तबाही का बदला ले लोगे। पिस्टल अमन को सौंपकर आदेशात्मक स्वर से चिल्ला पड़ी रानी अमनिका। जाओ अमन, आज से मैं समझूंगी मेरा कोई पुत्र था ही नहीं। आज्ञा मानने पर विवश था अमन। दादाजी को खत्म कर डाला उन शैतानों ने, और माँ ने मुझे जबरन बाहर भेज दिया। माँ की आज्ञा भी तो नहीं टाल सकता था मैं। उफ, अब मैं क्या करूँगा? सुदूर ब्रह्मांड के एक अज्ञात स्थान पर। आओ जूट, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। जूट ने अभिवादन के साथ ही कहा। समाचार अच्छा नहीं है शहंशाह। दल नायक ठोकर हमारे सारे हत्यारों के साथ मारा गया, और तुम इसलिए वहाँ से बचकर भाग आए ताकि हमें यह मनूस खबर दे सको। बेहद खतरनाक हो गया था नोकिलो का सर। नोकिलो ने इशारा किया एक और खड़े इस खूंखार हत्यारे की ओर। जानते हो झूठ, हत्यारे कैरेटा को हमने क्या कार सौंपा है? मैं कैसे जान सकता हूँ शहंशाह? कैरेटा को आक्रोश की मौत का काम सौंपा है, और वो भी तुम्हारे यहाँ आगमन से पूर्व। हमें अपने हत्यारों की एक एक हरकत की खबर रहती है झूठ। युद्ध में पीठ दिखाकर तुमने हत्यारों की धरती का सर शब्द से झुका दिया है। ले जाओ इसे, इसका फैसला अब हमारी प्रजा करेगी। जूट को लाकर छोड़ दिया गया नगर के बीचों बीच बने उस चबूतरे पर, जहाँ कैदी को दंड देने का काम प्रजा को सौंपा जाता है। जूट को देखते ही उसके खून के प्यासे उठे हत्यारों की धरती के नागरिक कतार कतार। इसके जिस्म के टुकड़े मेरे हाथों होंगे। शहनशाह ने इसे दंड देने के लिए यहाँ भेजा है। मौत को सिर पर देख जूट वहां से जान बचाकर भाग पड़ा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता मैं। लेकिन वहां तो कदम कदम पर हत्यारे थे, क्योंकि हत्यारों की धरती थी वो। कहाँ तक भागेगा गद्दार? खचाक! वह अबोध बालक होंकार दरिंदे की तरह टूट पड़ा जूट पर। वतन के गद्दारों को भयानक मौत मिलनी ही चाहिए। कई नुकीले व तेजधार शस्त्रों से गोद डाला गया जूट का जिस्म। खच खच खचाक! दीवान की वह दरिंदी का नंगा नाच हो रहा था वहां, जिसे देखकर शहनशाह नोकलों के कंठ से भयानक अट्टहास निकल रहे थे। हत्यारों की धरती से बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तभी चित्रपट पर उभरी उस रहस्यमय नकाबपोश की तस्वीर। 9 किलो। अदब से झुक गई 9 किलो की गर्दन। आदेश दे मृत्युदूत। 9 किलो। संपूर्ण ब्रह्मांड पर अधिकार संपूर्ण ब्रह्मांड पर अधिकार हो जाने के पश्चात इसे हम अचंभा नाम देंगे। किंतु तुमने अचंभा की राजधानी के लिए हमें अभी तक स्थान नहीं सुझाया। आपको विलंब से सूचना देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ मृत्युदूत, किंतु आपको ये जानकर खुशी होगी कि राजधानी के लिए मैंने न सिर्फ स्थान का ही चयन कर लिया, बल्कि उसे सुंदर व भव्य रूप प्रदान करने के लिए वहाँ निर्माण कार्य भी प्रारंभ करा दिया है। बहुत अच्छा, हम उस स्थान का नाम जानना चाहते हैं। मृत्युदूत, वह स्थान है टेक्सा, जिसकी तबाही एक दिन मेरे ही हाथों हुई थी। किंतु वहाँ निर्माण कार्य और अन्य ग्रहों पर जारी युद्ध के लिए बड़ी मात्रा में हथियार तैयार करवाने के लिए मुझे धन की आवश्यकता है। तुम्हारी आवश्यकता का सामान तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। सम्राट 9 किलो, हमें अचंबा की सुंदर व आलीशान राजधानी चाहिए। आप बेफिक्र रहें मृत्युदूत, आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी अचंबा की राजधानी। इसी के साथ चित्रपट पर दिखाई पड़ती मृत्युदूत की तस्वीर धुंधली पड़ती चली गई।
और नोकिलों के अधरों पर थिरक उठी एक जहरीली मुस्कान। अचंबा की राजधानी टेक्सा बनेगी, किंतु ये अलग बात है कि उसके सिंहासन पर बैठना मुझे नसीब नहीं होगा, तुझे नसीब नहीं होगा मृत्युदूत, क्योंकि एक बार तेरे धन के बल पर ब्रह्मांड पर विजय पाने की देर है। फिर तेरी हत्या कर सारे ब्रह्मांड पर शासन करेंगे हत्यारों की धरती के हत्यारे। इधर टेक्सा की धरती पर उतरा हुआ विचित्र यान, यान से उतरने वाले भयानक लोग निश्चित ही हत्यारों की धरती के क्रूर हत्यारे थे, और उनका नेतृत्व कर रहा था महाकातिल जम्बा। चारों ओर फैल जाओ और जो भी मिले उसे कत्ल कर दो। टेक्सा की धरती पर जीवित प्राणियों के परिंदे का एक बच्चा भी जीवित नहीं दिखना चाहिए, तभी यह निर्माण कार्य प्रारंभ हो पाएगा। इधर टेक्सा के खंडहर हुए शहर में कहीं बैठा था अमन। माँ, तुमने मुझे खतरों की धरती पर अकेले क्यों भेज दिया? अमन, खतरों का मुकाबला करना है तो तुम्हें सीखना है। उसी पल दहल उठा वातावरण। बूम! माँ! भयानक हटास कर उठे हत्यारे। हम तुझे बचने का अवसर देते हैं बच्चे, चल भाग। इधर सचमुच घबरा कर भाग पड़ा अमन। चूहे बिल्ली के इस खेल में बहुत मज़ा आएगा। चित्रपात नामक यंत्र भी छूट गया और मेरा पिस्टल भी गिर गया। बाहर की दुनिया के ये राक्षस मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अचानक ठोकर खाकर गिरा अमन। और उसके सामने आ खड़े हुए हत्यारे। बहुत हो गया खेल, अब इसका किस्सा समाप्त कर दो, अन्यथा जंबा हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। इसे मैं मारूंगा, लेकिन इससे पूर्व की मौत छू पाती उनके शस्त्रों से। मानो तूफान आ गया वहाँ। चुम चुम। घबराओ नहीं बच्चे, घबराओ नहीं। मेरे रहते ये राक्षस तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। आकाश से उतरते उस यान की ओर उड़ गई उसकी प्रलंकारी निगाहें। जल्दी जल्दी करो बच्चे, पीछे बैठो, और हत्यारे आ रहे हैं। आप कौन हैं जो फरिश्ता बनकर मेरी मदद के लिए आ पहुंचे? लाशें पीछे छोड़कर तीर की तरह छूट निकली वाहन। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा बच्चे, चाहो तो तुम मुझे चाचू कह सकते हो। चाचू? खूंखार होटर टेक्सा की गश्त पर निकले जंबा का चेहरा। हत्यारों की धरती के हत्यारों का खून बहाकर एक भयानक मौत से नहीं बच सकते तुम दोनों। जबरदस्त आक्रमण किया जंबा ने। क्रैश! तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा जंबा। मौ लेकिन मौत की उस आग को अमन तक न पहुंचने दिया चाचू ने। चाचू! आह! पुनः बरस पड़ी मौत, और इस बार निशाना था अमन। चाचू उठो चाचू! आह! लेकिन मौत अपना जबड़ा अमन पर कसने में नाकामयाब रही। ओ नहीं! बचो! इसी के साथ गूंज उठा वह नाम, आक्रोश। आक्रोश की तलवार से गुरु गिलो की तिलिस्मी शक्ति छूट पड़ी। जय पंचक गुरु गिलो! जंबा के वार बीच में खड़ी शीशे की उस दीवार से टकराकर भयानक ध्वनि उत्पन्न करते चले गए। क्रैश! शत्रु का वार विफल कर वार के लिए गिलोयान में उड़ा आक्रोश। दुश्मन का अंत करने के लिए मुझे उसके यान तक पहुंचना होगा। कहर भरे सर में चिल्लाता पागलों की भांति आक्रमण करने लगा जंबा। हत्यारों की धरती के महा हत्यारे की श्रेणी में आता है जंबा का नाम। तुझे समाप्त न कर पाया तो सम्राट नोकिलो को कैसे मुंह दिखा पाऊंगा मैं? आक्रोश! क्रैश! बैंग 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 बैंग! जंबा के यान के ठीक ऊपर पहुंचकर गायब हो गया गिलोयान, और आक्रोश आ गिरा जंबा के यान में। ओह, तो तू भी हत्यारों की धरती का हत्यारा है, जिन्हें समाप्त करने निकला है आक्रोश। तुम्हारे अंत के लिए ही तो मैं हत्यारों की धरती पहुंच रहा था जंबा, लेकिन यहाँ को जब प्रत्याशी घटता देख कर रुक गया। और अब तुम्हारे अंत से ही आरंभ होगा हत्यारों की धरती के हत्यारों के अंत का सिलसिला। आक्रोश ने बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से किया था व्यवहार। प्रत्युत्तर में जंबा का वार और भी सदा हुआ और भयानक था। जंबा तेरे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौओं को खिला देगा आक्रोश। जंबा ने उठा लिया वह शस्त्र, और सैकड़ों विशाली सुइयां तेरे जिस्म को बीत कर निकल जाएंगी आक्रोश, और अगले ही पल तू लाश में बदल जाएगा। फुर्ती से स्वयं को फर्श पर गिराया आक्रोश ने। पंचक गुरु के शिष्य पर तेरा वाल नहीं चलेगा जंबा। ठाक! और अब यह हथियार भी तेरे हाथ में नहीं रहेगा। बता हत्यारे, तू टेक्सा में क्या करने आया? किंतु जवाब देने के स्थान पर जंबा का हाथ आपातकालीन द्वार के हत्थे को खींच चुका था। अगले पल दोनों खुले दरवाजे से बाहर आ गिरे। ओ नहीं! अनियंत्रित हुआ यान जमीन से टकराया और भयानक विस्फोट के साथ उसके परखच्चे उड़ गए। पड़ा! इधर दलदली जमीन पर जाकर गिरे आक्रोश और जंबा। छपाक! और दलदल में धंसने लगे दोनों। जंबा, बता मुझे, जंबा की टैक्सा में क्यों आया तू? इस दलदल के रूप में मौत हम दोनों के सर पर मंडरा रही है आक्रोश, अतः पहले बचने की राह देख। क्यों, जिंदगी से एकाएकी प्यार हो आया तुझे? तू तो महाहत्यारा है ना जंबा, फिर मौत से क्यों घबरा रहा है?
दलदल दोनों के ही जिस्मों को अपने आगोश में समेट रही थी। आक्रोश, मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं, क्योंकि मैं अकेला नहीं मरूंगा, मेरे साथ मेरा एक दुश्मन भी मरेगा, यानी दलदल में समा गया जंबा, और तभी आक्रोश, पकड़ लो इसे, जल्दी करो। ओह! तड़प उठा था उस प्रयास में घायल चाचू, किंतु दर्द को पी गया था वो, जबड़ों को भींच लिया था उसने। हम सही वक्त पर पहुंचे ना चाचू? हाँ हाँ बच्चे, हाँ। किंतु आक्रोश के साथ साथ जंबा भी दलदल से बाहर खिंच रहा है। गिरेबान पर जमे जंबा के हाथ देख आक्रोश ने खींच ली तश्तरी, खचाक। चिंता मत करो मित्र, अब ये दुष्ट कभी इस दलदल से नहीं निकल पाएगा। अमन ने आक्रोश को दलदल से बाहर खींच लिया। मेरा हाथ थाम लो फरिश्ते, मेरा नाम आक्रोश है बेटे। बाहर आकर आक्रोश ने गिरेबान से टंगे जंबा के दोनों कटे हाथों को अलग किया। हत्यारों की धरती के इस हत्यारे की मौत से हत्यारों की धरती के सीने का बोझ कुछ तो कम हुआ होगा। उधर अमन झपट पड़ा चाचू पर। चाचू, उठो चाचू, क्या हुआ तुम्हें? आह! अरे तुम तो बुरी तरह से घायल हो। हाँ आक्रोश, ये मुझे बचाते हुए जंबा के वार से घायल हुए हैं। गिलोयान से औषधि ले आया आक्रोश। घबराओ नहीं, तुम्हारा जख्म शीघ्र ही बढ़ जाएगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है आक्रोश। टेक्सा पर मंडरा रहा खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। बहुत से हत्यारे टेक्सा की धरती पर अभी भी विराजमान है, जो टेक्सा के खंडरों को नष्ट करके टेक्सा का वजूद पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहते हैं। चिंता मत करो मित्र, वह भी नहीं बचेंगे। तुम अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम, और इन वीरान खंडरों में अपना जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हो? मगर इससे पहले कि आक्रोश की बात का जवाब दे पाता चाचू, वहाँ गूंज उठा एक भयानक अट्टहास। कौन क्या है ये तुम्हें तब पता लग जाएगा, जब करेटा यहाँ बरसाएगा मौत। बूम! अमन चाचू कूदो! करेटा के रो करेटा के तोप में दूसरा गोला डालने तक तालाब से बाहर निकल आए तीनों। अब क्या होगा आक्रोश? घबराओ नहीं अमन, शीघ्र ही होगा इस हत्यारे का भी अंत। चाचू भी लपका अपने वाहन की ओर। मुझे तुरंत पहुंचना होगा अपने वाहन मुसाकिल पर। इस बात से बेखबर था वह कि कराटा का निशाना उसी पर लगा था। सबसे पहले तो ही मरेगा। फिर इससे पहले कि वो विस्फोटक चाचू के चीथड़े उड़ा देता, आक्रोश द्वारा फेंकी गई रस्सी ने बदल दिया मौत का निशाना। भड़ाम! उधर अमन झपट पड़ा, सॉरी, हत्यारों की पूरी टोली बढ़ रही थी उनकी ओर, जिसे देखकर सनसना उठी आक्रोश की तश्तरियां। हत्यारों की धरती के इतने सारे हत्यारे क्यों आए हुए हैं यहाँ पर? उह! प्रसन्नता से चीख पड़ा अमन। इन्हें जीवित मत छोड़ना आक्रोश। चाचू, खत्म कर दो इन शैतानों को। किंतु इस अफरा तफरी में बिल्कुल ध्यान न था किसी का उस हत्यारे पर। आक्रोश जिंदाबाद, चाचू जिंदाबाद। लेकिन उससे पूर्व कि अमन पर झपट पड़ती मौत, गूंजा एक धमाका, बैंग! रानी अमनिका, माँ, तुम मुझे कैसे जानते हो? और सहसा ही आश्चर्य के साथ रानी अमनिका की आंखें चौड़ी हो गई। विपन, तुम जिंदा हो? गद्दार! उफ! मुझे जो चाहे कह ले रानी जी, किंतु गद्दार नहीं हूं मैं। आगे बढ़कर पूर्ण श्रद्धा के साथ रानी अमनिका के पाँव में झुक गया विपन। उस दिन टेक्सा पर आक्रमण की खबर सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। बहुत जल्दी की मैंने कोई विस्फोटक तैयार करने की, और इस जल्दबाजी में न जाने कैसे विस्फोटक में धमाका हो गया। ढेर हो गई इमारत के मलबे में दबकर होश खो बैठा मैं। धड़! न जाने कब तक वहीं पड़ा रहा मैं। जब होश आया तो विचित्र संयोग देखा अपने प्राण बचने का। कर! इस शैतान जीव ने मेरी गंध पाकर मुझे मलबे के ढेर से ढूंढ निकाला है। घायल होने के बावजूद भी मैंने उस जीव से मुकाबला किया। जो काम अधूरा छूट गया है वह मुझे अभी पूरा करना है, दरिंदे। उस विस्फोट में मेरा चेहरा तक झुलस गया था। दर्द से तड़पता कराहता मैं आगे बढ़ा। ये क्या, यहाँ तो कोई चिड़िया का बच्चा भी दिखाई नहीं पड़ रहा। ओह, कहीं सब लोग बंकर में तो नहीं चले गए? किंतु टेक्सा की तबाही देखकर मेरी आंखें खून के आंसू रो रही थीं। और फिर सम्राट हेल के शब्द ने झकझोर दिया मुझे। सम्राट, सम्राट, आपके खून की सौगंध है मुझे। दूर मारक अति भयानक शस्त्रों के निर्माण के अपने उद्देश्य में एक न एक दिन सफल होकर रहूंगा मैं। और आज आज मैं अपने उद्देश्य में सफल हो चुका हूँ। आइए, मेरे साथ आइए रानी जी, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इन दिनों क्या किया। ओह, तुम्हें समझने में हमसे भूल हुई विपन, मगर ओह, यह आक्रोश है रानी जी। अगर ये वक्त पर न पहुंच जाते तो शायद आप मुझे और इस बच्चे को जीवित न पाती। विपन, ये मेरा पुत्र है, राजकुमार अमन। माँ, आक्रोश ने हत्यारों की धरती के दो भयानक हत्यारों चंबा और कराटा को मार डाला। तब रानी अमनिका आक्रोश से मुखातिब हुई। आक्रोश, मैं टेक्सा की रानी अमनिका हूँ, और मैं पंचक गुरु का शिष्य आक्रोश हूँ। अमनिका आक्रोश को सुनाती चली गई टेक्सा की तबाही की दास्तान, जिसे सुनने के बाद, ओह, इसका अर्थ हुआ कि टेक्सा की तबाही और सम्राट हेल का हत्यारा भी 9 किलो है, जो आज हत्यारों की धरती का शहंशाह बना हुआ है। तब रानी अमनिका,
मुझे इजाज़त दें ताकि मैं अतिशीघ्र हत्यारों की धरती पहुंचकर उस शैतान का अंत कर सकूं। आक्रोश, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरे पुत्र अमन को भी अपने साथ रखो। पंकर की दुनिया से निकलने के बाद अब इसे ही संभालनी है टेक्सा की कमान। हाँ माँ, मैं अपने पिताश्री की हत्या व टेक्सा की दवाई का बदला लूंगा। नन्हे दिल में प्रतिशोध की चिंगारी भड़कने लगी थी। किंतु आक्रोश, हत्यारों की धरती पर तुम्हारा सामना खतरनाक विस्फोटक शस्त्रास्त्रों से होगा। आक्रोश अमन और रानी अमनिका को उस स्थान पर लेकर पहुंचा विपिन। इस शस्त्रागार में मौजूद मौत का एक एक शस्त्र भयानक, बेहद भयानक है आक्रोश। विपिन, मुझे इन शस्त्रास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। अलबत्ता तुम अमन को अवश्य इनमें से कोई शस्त्रास्त्र दे सकते हो। क्यों अमन? विमन विपिन, तुम टेक्सा के सच्चे सपूत हो। वाह। तब रानी अमनिका के आदेश पर बंकर से बाहर आ गए सभी नागरिक। टेक्सा जिंदाबाद, आक्रोश जिंदाबाद, रानी अमनिका जिंदाबाद, विपिन जिंदाबाद। चहूं और खुशी भरे वातावरण के बीच आक्रोश और अमन ने गिलोयान पर सवार होकर टेक्सा से कूच किया। आक्रोश आक्रोश, हत्यारों का नाश हो, शहनशाह नोकिलो मुर्दाबाद। बंकर की कैद से छूटने के बाद सब कितने प्रसन्न न आक्रोश। शहनशाह नोकिलो की मौत पर और भी प्रसन्न होंगे ये सब अमन। आक्रोश और अमन को हत्यारों की धरती पर पहुंचाकर अदृश्य हो गया गिलोयान। आक्रोश, इन सबके चेहरों पर हमारे लिए नफरत उमड़ रही है। अमन, नोकिलो ने हत्यारों की धरती के प्रत्येक नागरिक के मस्तिष्क में शैतानियत भर दी है। यहाँ का बच्चा बच्चा हत्यारा है, तो क्या हमें इन मासूमों का रक्त भी बहाना होगा? चेहरे पर खूंखार व कातिलाना भाव लिए हुए प्रत्येक नागरिक उन दोनों की ओर बढ़ रहा था। नहीं, जब तक ज़रूरी ना हुआ आक्रोश के हाथ इन पर नहीं उठेंगे। चेतावनी देने के अंदाज में चीख पड़ा आक्रोश। ठहरो, रुक जाओ। तुम लोगों के दिमाग में शैतान नोकिलो ने विष भर दिया है। ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य केवल अपनी सुरक्षा करना है। वह शैतान संपूर्ण ब्रह्मांड को तबाह कर देगा। शैतान नोकिलो, ओह बचो आक्रोश। मुझे आक्रमण करने के लिए विवश मत करो। मैं तुम पर वार नहीं करना चाहता क्योंकि तुम लोग निर्दोष हो। उफ। अमन के सीने में जगह पा जाता वह शस्त्र, किंतु बचो अमन, आह। सारे शोर मचाती भीड़ झपट पड़ी आक्रोश और अमन की ओर। मारो मारो, यही है आक्रोश और अमन। शहनशाह नोकिलो ने इन दोनों के लिए पहले ही मृत्युदंड की घोषणा कर रखी है। हिंसक नागरिक इतने निकट आ चुके थे कि अब तश्तरियों का प्रयोग व्यर्थ था। उफ, इन्हें रोकना असंभव है। इन्हें खत्म करना ही होगा क्योंकि इन्हें समाप्त किए बिना अब मैं नोकिलो तक नहीं पहुंच सकता। और आक्रोश का आक्रोश भड़कने के बाद अब वहां मचनी थी तबाही। आ ई इधर अमन पर झपट पड़े कई हत्यारे। ये देख चीख पड़ा आक्रोश। अमन, तुम्हारे पास विपन्न का दिया विस्फोटक शस्त्रास्त्र है, इसका प्रयोग करो। नहीं, मैं मासूमों पर वार नहीं कर सकता आक्रोश। आक्रोश की एक पल की भी देरी अमन को लाश में बदल डालती। हत्यारों की धरती के भयानक हत्यारों की मार से खुद भी बचना होगा। मुझे और अमन को भी बचाना होगा। और साथ ही अमन में शस्त्र चलाने के लिए शस्त्र चलाने के उपयुक्त व अचूक समय की समझ भी पैदा करनी होगी, जिसके लिए मुझे अपने जिस्म पर एक घाव भी खाना होगा। अमन, वार करो, अन्यथा ये हम पर कोई रहम नहीं खाएंगे। आह, इसने आक्रोश को घायल कर दिया। ये सचमुच हम पर रहम नहीं खाएंगे। और तब अमन ने विपन के निर्देशानुसार शस्त्रास्त्र का मुंह खोल दिया। बिंग 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 आ ऊ। इन्हें जीवित मत छोड़ना आक्रोश, ये मेरे वतन के दुश्मन हैं। शाबाश अमन। इसी पल गड़गड़ाहट से गूंज उठी हत्यारों की धरती। सावधान अमन, लगता है हत्यारों की धरती का कोई बड़ा हत्यारा आ रहा है। उसे भी आने दो आक्रोश। अपने पिता की हत्या और टेक्सा की तबाही का बदला लेना है मुझे। सामने था बड़ा हत्यारा। कमान नाम है मेरा। मैं वो बला हूं जो विस्फोटक तीरों से छलनी बना देता हूं अपने शिकार को। कमान ने एक साथ तीरों की वर्षा सी कर दी उन पर। शायद मुझे दूसरा वार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सन सन सन। इधर आक्रोश के संकेत पर अमन ने भी अपने लिए ढूंढी ढाल। खच खच। उन तीरों की भयानकता से परिचित थे दोनों। दूर उछाल फेंका उन लाशों को उन्होंने। भड़ाम भड़ाम। और ऐसा कर अच्छा ही किया उन्होंने, अन्यथा लाशों के सामान्य मांस के लोथड़ों में बदल गए होते उनके भी शरीर। फिर आक्रोश ने कमान को अगला बार करने का अवसर नहीं दिया। खचाक। पलक झपकते ही आक्रोश ने कमान को दबोच लिया। बता हत्यारे, बता शहनशाह नोकिलो कहाँ मिलेगा? बता, वरना इस शस्त्रास्त्र का सारा विस्फोटक तेरे जिस्म में भर दूंगा। शहनशाह नोकिलो को कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है आक्रोश। वो खुद आ गया है तुम दोनों की मौत बनकर। नोकिलो, मेरे पिता का हत्यारा, मेरे वतन की तबाही का जिम्मेदार। कुपित अमन ने विस्फोटकों से खाली कर डाला अपने शस्त्रास्त्र को। बिंग बिंग बिंग। हत्यारे, मैं तुझे जीवित नहीं रहने दूंगा। बड़ा भयंकर जवाब दिया नोकिलो ने। कबूम। हा हा। चूहा नोचने वाला है, शेर की मूछें। अमन ने कमान के शस्त्र वाहन में छलांग लगा दी और खींच दी कमान। हत्यारों, तुम्हारी लाशें बिछाए बिना अमन मरेगा नहीं। सन सन। अमन के इस
प्रहार ने नोखिलों की सेना में खलबली मचा दी। बड़ाम बड़ाम प्रलय बरपा दी थी आक्रोश की तस्त्रियों ने। सन सन सन। शहनशाह नोखिलो, मुझे प्लेटून सम्राट कमांडी ने तेरे विषय में सब कुछ बता दिया था। तू जिस अज्ञात शक्ति के हाथों की कठपुतली बनकर ब्रह्मांड में जो खूनी खेल खेल रहा है, आज मैं उस खेल का अंत कर दूंगा। अज्ञात शक्ति? आक्रोश की बात सुनकर नोकिलो के चेहरे पर उभर आई चिंता की लकीरें। सम्राट कमांडी को कैसे पता चला कि उस अज्ञात शक्ति का, जबकि उसे के विषय में केवल मैं जानता हूँ? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि सम्राट कमांडी अज्ञात शक्ति यानी मृत्यु दूत है? अवश्य यही बात है, और शायद इसलिए उसने आक्रोश के हत्यारों की धरती पर भेजा है, ताकि आक्रोश के हाथों मेरी मृत्यु हो जाए और ब्रह्मांड विजेता बनने के बाद उसका कोई दुश्मन जीवित न रहे। किंतु अब वह स्वयं जीवित नहीं बचेगा। न वह, न उसका ग्रह प्लेटून तबाही से अब न बचा पाएगा सम्राट कमांडी स्वयं को। हा हा हा। नोकिलो ने एक यंत्र में जाने क्या छेड़छाड़ की कि भयानक विस्फोटक के साथ वह शस्त्रास्त्र हवा में ऊंचा उठता चला गया। आक्रोश, सम्राट कमांडी वह अज्ञात शक्ति है जो तुम्हारे हाथों मेरी मृत्यु चाहता है, ताकि भविष्य में उसका कोई प्रतिद्वंदी जीवित ना बचे। किंतु अब उसकी तबाही होगी। यह भयानक स्वचालित विस्फोटक प्लेटून की धरती से टकराकर उसके परखच्चे उड़ा देगा। हा हा हा। और अब तुम्हारी मौत के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड का नेतृत्व मैं खुद संभालूंगा। विस्फोटकों से बचने के लिए भाग पड़ा आक्रोश। मौत के धमाके आक्रोश का पीछा करते चले गए। बड़ाम बड़ाम बड़ाम। उफ। भागते भागते अचानक पलटा आक्रोश और किसी कुशल नट के समान हवा में कलाबाजियां खाता चला गया। गुरु थालो की सिखाई इस विद्या का प्रयोग करने का यही उपयुक्त समय है। आक्रोश की ठोकर ने उछाल फेंका शहनशाह नोकिलो को। उफ। विस्फोट से हुए उस गहरे गड्ढे में जा गिरा नोकिलो। आ नोकिलो के पीछे ही आया था आक्रोश। धड़ाक। नोकिलो, तेरा खेल अब मैं खत्म कर दूंगा। उधर भयंकर तबाही मचा रखी थी अमन ने। हत्यारों की धरती से हत्यारों का आज सफाया होकर ही रहेगा। और इधर आक्रोश ने नोकिलो नामक उस महाहत्यारों को रख लिया था घूंसों और ठोकरों पर। शहनशाह नोकिलो, यह गड्ढा तेरा ही खोदा हुआ है, जो अब तेरी ही कब्र बनेगा। और वह वार आक्रोश का अंतिम वार था नोकिलो पर। खचाक। आई! खून से नहाता चला गया नोकिलो। उसकी मौत के साथ ही जैसे तूफान थम सा गया था। ठीक उसी पल ऊपर से गिरी वह रस्सी और गड्ढे के मुहाने पर दिखाई पड़ा अमन का चेहरा। आक्रोश, इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ। हत्यारों की धरती के सभी हत्यारे मारे गए। शहनशाह नोगलो के अंत के साथ ब्रह्मांड पर छाया खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि एक और शैतान सम्राट कमांडी अभी जीवित है। इधर आक्रोश की प्रतीक्षा में गिलो यंत्र के सामने बैठी सुरभि अनायासी प्रसन्नता से भर उठी। आक्रोश, तुम कहाँ हो आक्रोश? ये मैं जल्दी बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ सुरभि कि सम्राट कमांडी कहाँ है? उसे मैं मारकंड पर ही छोड़ गया था। मैंने उसे ग्लोस महल के अतिथि कक्ष में ठहरा रखा है आक्रोश। ओह, तब फिर तुम जल्दी ही यहाँ से निकलकर पंचगुरु के पास पहुंच जाओ तुरंत। और तभी सुरभि के सिर पर पड़ी चोट। साथ ही गूंजा वह स्वर। मूर्ख लड़की, अब तो केवल कमांडी और मृत्युदूत के साथ प्लेटून जाएगी। आक्रोश, वहां तुझे लेने आक्रोश जरूर पहुंचेगा और तब मुझे उसे भी खत्म करना है। कलेजा दहल गया मन का। आक्रोश, शहनशाह नोकिलो ने स्वचालित विस्फोटक को प्लेटून की तबाही के लिए भेजा है और यह दरिंदा भाभी को वहीं ले जा रहा है। लगभग एक साथ ही प्लेटून की धरती को दोनों यानों ने छुआ। आक्रोश, हा हा हा। आक्रोश, अगर तुमने मुझ पर कोई प्रहार किया तो एक बात याद रखना, प्लेटून की धरती की मिट्टी केवल मिट्टी नहीं है, बल्कि बारूद है, यानी विस्फोटक तत्व शामिल हैं इसमें, जिनकी बदौलत मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करने का स्वप्न देखा है। अगर तुमने मुझ पर वार किया तो मैं इस धरती में जहां तुम खड़े हो विस्फोट करा दूंगा। फिर न तुम जीवित बचोगे, न ये छोकरा और न सुर भी। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो सम्राट कमांडी। शहनशाह नोकिलो ने मरने से पहले स्वचालित विस्फोटक प्लेटून रवाना कर दिया है। वह किसी भी क्षण ग्रह की धरती से टकराकर ग्रह के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। अगर तुम बचना चाहते हो तो सुरभि और अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दो। मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन नहीं करता। और तभी भयंकर गड़गड़ा से गूंज उठी ग्रह की धरती। उत्तेजित सा चीख पड़ा आक्रोश। सुनो, इस आवाज़ को सुनो मूर्ख, यह उसी स्वचालित विस्फोटक की आवाज़ है। और इस अवसर का लाभ उठाया उस शेरनी ने। शैतानी शैतान कामांडी, भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए, मुंह नौच लूंगी मैं तेरा। उफ। बेचारे कामांडी ने तो सुरभि को केवल एक साधारण नारी समझा था, और इतने पल बहुत थे आक्रोश के लिए। धड़ाक। शैतान दरिंदे, तुझसे मुझे तुझसे मुझे ये सबक मिला कि मुसीबत ज़्यादा सूरतों पर भी एकाएक विश्वास कर लेना मूर्खता होती है। गड़गड़ाहट भयानक रूप लेने लगी थी। तब आक्रोश ने अमन व सुरभि का हाथ थाम लिया। जल्दी करो, प्लेटून कभी भी तबाह हो सकता है। इधर सम्राट कमांडी भी अपने यान की ओर दौड़ पड़ा था। तभी अमन के शस्त्रास्त्र से निकले शोलों ने तबाह कर दिया कमांडी के यान को। ब्राम। नहीं, तेरी जन्मभूमि पर ही तेरा दम टूटना चाहिए कमांडी। और तभी भीषण विस्फोट से थर्रा थर थर थरा उठी प्लेटून की धरती। बड़ाम
बारूद की धरती आग के भयानक बवंडर में बदल गई। इधर गिलोयान में उपस्थित प्रत्येक चेहरे पर थी एक विजयी चमक। उफ, आक्रोश! ये तीक्ष्ण चमक कैसी थी? प्लेटून सम्राट कमांडी और प्लेटून की तबाही की चमक है यमन, जिसके बाद अब वहां से अंधेरा ही अंधेरा होगा। और तब सफलता की अद्भुत चमकती आक्रोश की आंखों में, गर्व की आभा थी आक्रोश की ओर देखती सुरभि की निगाहों में, और इत्मीनान की चमकती अमन की आंखों में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आक्रोश सीरीज की अगली कॉमिक्स दूध ना बख्शूंगी में। तब तक के लिए धन्यवाद।